हाय फ्रेंड्स, सॉरी वो पिछली वीडियो बीच में बंद हो गई, तो अब पार्ट 2 करते हैं। तो मैं ये रिपीट कर देती हूँ। अगर तो ये ओमेगा शेप्ड ऐसे एपिग्लॉटिस हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? लेरिंगोमलेशिया। ये प्रोन पोजीशन में कम हो जाएंगे सिम्टम्स, और अगर क्राई की बात करें वो नॉर्मल होती है। फिर आते हैं ग्लॉटिक वेब्स। ये क्या होता है? ये ऐसे आपस में जोड़ता जाता है, इसकी ग्रेडिंग होती है। पहले थोड़ा कम जोड़ेगा, फिर ज़्यादा, फिर ऐसे पूरा ही जुड़ जाएगा, और ये होता है स्टीनोसिस, ठीक है। अब मैं आपको इनके एक थोड़े से पॉइंट्स बताती हूँ। पहली बात, ये जो ग्लॉटिक वेब्स है, इसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र से। हम एक्सरसाइज कर देंगे। स्टीनोसिस में भी हम एक्सीजन एंड री एनास्टोमोसिस करते हैं, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं लेरिंगोमलेशिया। इसमें हम वेट एंड वॉच करते हैं। फिर 2 क्लासिफिकेशंस हैं। स्टीनोसिस की क्लासिफिकेशन का नाम है कॉटन-मेयर, इसकी है कोहन्स क्लासिफिकेशन। अब मैं आपको बताती हूँ एक फ्लो चार्ट। मान लो डिस्निया हो गया, ठीक है। डिस्निया में 3 तरह का स्ट्राइडर होगा। सुप्रा, अच्छा वो मैं बताती हूँ आपको। 3 एरियाज है ना, सुप्रा ग्लॉटिस, ग्लॉटिस, सब ग्लॉटिस, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। क्या होता है? जो सुप्रा ग्लॉटिस है, इसमें इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर या डिस्निया। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक्सपिरेटरी, इसमें बाईफेजिक, मतलब इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी दोनों में। इसकी एग्जांपल आ गई लेरिंगोमलेशिया एपिग्लॉटिस में, है ना, जो हमने पढ़ा। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तो इन्फेक्शंस हो जाएंगी, ये सब हो जाएगा। अब एक मेरी बात सुनो। सब ग्लॉटिक हो गया स्टीनोसिस, ग्लॉटिक हो गए वेब्स। अब अगर इन दोनों में बाईफेजिक स्ट्राइडर या डिस्निया है, हम इनको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? जो ग्लॉटिक वेब्स हैं, इसमें क्राई होती है एबनॉर्मल, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, पर बच्चे में होगी तो हमें पता नहीं लगेगा, इसलिए हमें क्राई देखनी पड़ेगी। इसमें क्राई होती है नॉर्मल। ऐसे ही आप बस डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मैं कॉटन-मेयर क्लासिफिकेशन पढ़ा देती हूँ, थोड़ी सी मोटा मोटा आइडिया, जो सब ग्लॉटिक स्टीनोसिस के लिए होती है। चार ग्रेड हैं। लेस देन 50, 51 to 70, 71 to 99, मोर देन 100, मतलब 100। टोटल ऑब्स्ट्रक्शन बस आपको 50 याद रखना है, बाद में तो आप बना ही लोगे, ठीक है। अब इतना हो गया। इसकी फ़ोटोज़ मैंने आपको बना के दिखा दी हैं, बस आपने आइडेंटिफाई कर लेना एग्ज़ाम में। मैं आपको कोई भी इमेजेस इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि फिर आपको होएगी कन्फ्यूजन, एकदम से इश्यूज़ आने लग जाएंगे कि ये क्या है, ये क्या है। अगर आपको लाइन डायग्राम पता होगी, आप उसको आइडेंटिफाई आराम से कर लोगे। अब हम आते हैं वॉइस डिसऑर्डर्स पे। वॉइस डिसऑर्डर्स में अब 2 चीज़ें हैं। एक होता है स्पाज्म, एक होता है मतलब थकावट, पैल्सी टाइप, ठीक है। ये कोई मतलब बुक की क्लासिफिकेशन नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ। तो जो स्पाज्म की वजह से, मतलब मसल स्पाज्म में चला गया है ना, तो इसको हम बोलेंगे स्पाज्मोडिक डिस्फोनिया।
और अगर पैल्सी टाइप है तो हम बोलेंगे फोनेस्थीनिया। फोनेस्थीनिया, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्पाज्मोडिक डिस्फोनिया की। अब अगर मान लो एडक्टर का हो गया स्पाज्मोडिक डिस्फोनिया, मतलब वोकल कॉर्ड ऐसे आपस में जुड़े से रहेंगे, मीडियन पोजीशन में रहेंगे, तो क्या होगा, आवाज़ पैदा करने में ज़ोर लगेगा। स्ट्रेन्ड वॉइस, एफर्टफुल वॉइस, स्ट्रेंगल्ड वॉइस, ये सब बोलेंगे। अगर एबडक्टर का स्पाज्म हो गया तो वो दूर रहेंगे, तो अगर बोलना है तो जुड़ेंगे, दूर होएंगे, फिर ही होगा। तो यहाँ होगी वीक ब्रीथी वॉइस क्वालिटी, ठीक है। और इसकी किसी भी स्पाज्म की क्या ट्रीटमेंट होगी, बोटॉक्स। उसके बाद हम इस पे आ जाते हैं फोनेस्थीसिया, फोनेस्थीनिया। ये होती है वीकनेस ऑफ वॉइस, वीकनेस ऑफ वॉइस। इसमें क्या होता है, हमने देखनी है अपीयरेंस ऑफ लैरिंग्स, ठीक है। जब हम लैरिंग्स की अपीयरेंस देखेंगे तो हमें 3 चीज़ें दिख सकती हैं, ठीक है। क्या 3 चीज़ें, या तो एलिप्टिकल स्पेस दिखेगी, या ट्रायंगुलर स्पेस दिखेगी, या की होल स्पेस। एलिप्टिकल, ट्रायंगुलर या फिर की होल स्पेस, ठीक है। एलिप्टिकल स्पेस है तो थायरोएरिटिनॉइड की प्रॉब्लम है। अगर ट्रायंगुलर स्पेस है तो इंटर एरिचिनॉइड की प्रॉब्लम है। और अगर की होल है तो दोनों की प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट है वॉइस रेस्ट, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, वॉइस रेस्ट। अगर वो स्पीच थेरेपी बोलेंगे तो वो इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। स्पीच थेरेपी अलग चीज़ है, वॉइस रेस्ट ही बोलना है। अब मैं दोबारा याद कराती हूँ, देखो की होल तो आप याद कर लोगे बोथ, ट्रायंगुलर इंटर एरिचिनॉइड याद रखो, बचा हुआ एलिप्टिकल थायरो एरिचिनॉइड, एरिचिनॉइड इन्वॉल्व होना ही है। उसके बाद हम आते हैं वॉइस डिसऑर्डर्स। और अब देखिए, अगर कोई बच्चा है जो मिमिक्री करता है, या कहने का मतलब अपने फॉल्स वोकल कॉर्ड्स को यूज़ करता है जो कि नॉर्मली लोग नहीं यूज़ करते, तो उसको क्या होगी बीमारी, डिस्फोनिया प्लाइका वेंट्रिक्युलरिस। डिस्फोनिया प्लाइका वेंट्रिक्युलरिस मिमिक्री में फॉल्स वोकल कॉर्ड यूज़ करने की वजह से, ट्रीटमेंट स्पीच थेरेपी, ठीक है। अब ठीक है, स्पीच थेरेपी। फिर एक है, वैसे बंदे की आवाज़ है नॉर्मल, पर पब्लिक में वो निकालता है एबनॉर्मल वॉइस, तो क्या होगा, मोगीफोनिया, मोगीफोनिया, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट है साइकोथेरेपी, क्योंकि उसकी आवाज़ तो ठीक ही है, वो कॉन्शियस हो रहा है, सही नहीं बोल रहा। अब एक मैं आपको चीज़ बताती हूँ, ठीक है, फिर हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वो पता होगा तो आपको ट्रीटमेंट याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। थायरोप्लास्टी के मैं टाइप्स बताऊंगी आपको। थायरोप्लास्टी, इसके 4 टाइप्स होते हैं।
अगर आपको वो आ जाएंगे समझ तो आपको सब याद हो जाएगा, मतलब ये आपको याद ही करने हैं। सबसे पहले टाइप में हम करते हैं मीडियलाइजेशन, फिर लेटरलाइजेशन, फिर रिलैक्सेशन, फिर स्ट्रेचिंग। इसका निमोनिक है मेडिको लीगल रिपोर्ट्स। ठीक है, मीडियलाइजेशन, लेटरलाइजेशन, रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेचिंग। अब रिलैक्स करेगा मतलब सुकुड़ जाएगा, ये ऐसे इसको रिलैक्स किया और ये ऐसे इसको स्ट्रेच किया। तो अगर रिलैक्स करना है तो शॉर्टन करना है, और अगर स्ट्रेच करना है तो लेंथन करना है। ये तो आप कंसेप्ट लगाना, ठीक है। अब ये आपको समझ आ गया है ना। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि किसी लड़की की आवाज़ है लड़कों जैसी, जिसे हम बोलते हैं एंड्रोफोनिया, मतलब उसकी आवाज़ की पिच है कम, हम उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे कि उसकी पिच बढ़ जाए। पिच बढ़ाने के लिए मसल को करना पड़ेगा टॉट, खिंचाव बढ़ाना पड़ेगा। तो इसकी ट्रीटमेंट होगी टाइप 4 थायरोप्लास्टी। फिर आ जाते हैं एक और बीमारी पे, फंक्शनल कॉज ऑफ वॉइस डिसऑर्डर। फंक्शनल कॉज लड़के में भी हो सकता है, लड़की में भी हो सकता है। अगर तो लड़के को है तो बोलेंगे प्यूबरफोनिया, लड़की को है तो बोलेंगे फंक्शनल एफोनिया। ये बिल्कुल ही नहीं बोलेगी ना, इसलिए एफोनिया। ये थोड़ा बहुत तो बोलेगा, ठीक है। ये हिस्ट्री में होगा यंग फीमेल नॉट स्पीकिंग एट ऑल सिंस 2 days एंड स्टफ, कुछ ऐसा बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री क्या होगी, यंग बॉय आया जो ममाज बॉय है, ओवर डिपेंडेंट ऑन मॉम, मॉम भी डोमिनेंट है। फिज़िकल एज तो बच्चे की ठीक है, पर मेंटली बच्चा किड छोटी एज में है। ये होता है फंक्शनल कॉज। अब इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे, इसका टेस्ट होता है गट्समैन टेस्ट। इसमें हम उसके वोकल कॉर्ड को अंदर पुश करेंगे और उसकी आवाज़ ठीक आएगी, वॉइस नॉर्मल हो जाएगी, तो डायग्नोज हो गया प्यूबरफोनिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आगे नर्व पैल्सीज पे। ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बस आपको समझना पड़ेगा। पहले मैं आपको नॉर्मल समझाऊंगी, फिर मैं आपको एक फ्लो चार्ट बताऊंगी जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात सुनिए, रेकरेंट लेरिंजियल नर्व और सुपीरियर लेरिंजियल नर्व, यही दो नर्व्स हैं जो सप्लाई कर रही हैं वोकल कॉर्ड को, और इन्हीं की इंजरी होगी हेड एंड नेक सर्जरी के बाद। अगर देखो, रेकरेंट लेरिंजियल नर्व एबडक्टर को सप्लाई करती है, सुपीरियर लेरिंजियल नर्व एडक्टर को। इतना याद रख लो, कंसेप्ट हम बाद में खुद बना लेंगे। अब देखिए, रेकरेंट लेरिंजियल नर्व की इंजरी, तो क्या गया, एबडक्टर गए, तो क्या होगा, वोकल कॉर्ड जुड़े रहेंगे। अब दो केस हैं, यूनिलेटरल इंजरी है कि बाईलेटरल इंजरी है। यूनिलेटरल है तो ऐसे पोजीशन होगी, बाईलेटरल है तो ये वाली होगी, है ना। तो ये तो देखो होगी एसिम्प्टोमेटिक, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसके अलावा बस सिर्फ होर्सनेस ऑफ वॉइस ही होने वाली है और कुछ खास नहीं। इसकी हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते क्योंकि ये तो ठीक ही है, ठीक है। अब अगर बाईलेटरल हो जाए तो ये तो जुड़ गया, तो बंदे को सांस लेने में भी दिक्कत आएगी, है ना। तो यहाँ होगा डिस्निया, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे एक बार तो पहले फटाफट से ट्रेकियोस्टमी ताकि उसको सांस आ जाए। उसके बाद हम इनको दूर करना चाहते हैं, लेटरलाइज करना चाहते हैं, तो टाइप 2 थायरोप्लास्टी करके इसको ट्रीट कर देंगे।
फिर हम आते हैं सुपीरियर लेरिंजियल नर्व की पैल्सी यानी कि एडक्टर पैल्सी। तो दूर दूर रहेंगे, वोकल कॉर्ड पास नहीं आएंगे। ये भी यूनिलेटरल और बाइलेटरल कुछ भी हो सकती है। यूनिलेटरल तो ऐसी होगी, बाइलेटरल ऐसी होगी। इसमें हम क्या करेंगे अगर यूनिलेटरल इसमें भी सिर्फ होर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, कोई ख़ास सिम्टम नहीं होगा, तो वेट एंड वॉच ही करेंगे। जैसे इसमें वेट एंड वॉच, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो ख़राब है ना, जो मतलब ख़राब वोकल कॉर्ड है जिस साइड का, वो सैग करेगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और बल्ज करेगा ड्यूरिंग एक्सपीरेशन। सिकुड़ सा जाएगा इंस्पिरेशन में, निकल सा जाएगा एक्सपीरेशन में, ठीक है। और बोइंग डाउन ऑफ वोकल कॉर्ड, अगर आपको इसमें और मतलब सुपीरियर लेरिंजियल नर्व में और आरएलएन की यूनिलेटरल में डिस्टिंग्विश करना है, तो इसमें लिखा होगा बोइंग डाउन ऑफ वोकल कॉर्ड, ठीक है। या दिखाया होगा कि वो थोड़ा नीचे हो गया है, ऐसे जैसे ये एक वोकल कॉर्ड है, दूसरे का लेवल ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला है अगर बाइलेटरल हो तो दूर रहेंगे, है ना। वैसे तो ये अनकॉमन है, ट्रॉमा में भी एक कॉज हो या डिप्थीरिया में हो सकता है, ठीक है। इसमें अब दिक्कत क्या आएगी, एस्पिरेशन, तो ये भी एक मसले वाली बात है। इसमें हम फिर एक बार फटाफट तो ट्रिकियोस्टमी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम एपिग्लोटोपेक्सी करेंगे, ओके। और इसके अलावा इसमें एस्पिरेशन और एफोनिया दोनों चीज़ें होंगी। और अगर हम वैसे देखें तो आप खुद देखो, अब मीडियलाइज करना है ना, तो टाइप 1 थायरोप्लास्टी करेंगे, ठीक है। और अगर वैसे आपको डेफिनेटिव कोई पूछे तो एपिग्लोटोपेक्सी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फिर एस्पिरेशन को भी तो ठीक करना है ना। और उसके अलावा देखिए, सुपीरियर लेरिंजियल नर्व की 2 ब्रांचेस हैं, एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व और इंटरनल लेरिंजियल नर्व। जो एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व है ना, वो क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई करती है, जो कि है पिच चेंजिंग मसल। और जो इंटरनल लेरिंजियल नर्व है, ये पिरिफॉर्म फोसा में होती है, और ये इंजर हो जाए तो एस्पिरेशन होती है। और ये मतलब जैसे वो जो फिश हुक होता है ना, मछली का कांटा लगने से इंजर होती है, या फिर आप कह सकते हो स्मगलर्स में इंजर हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं कुछ और वॉइस डिसऑर्डर्स पे, जैसे कि मैंने आपको बताया यंग फीमेल, नो वॉइस पर कफ रिफ्लेक्स नॉर्मल, फंक्शनल एफोनिया, ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी। फिर आगे अगर मान लो, अब हम पढ़ेंगे CA लैरिंक्स, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, अल्ट्रा इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें अब क्या है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस, सबसे पहले आप याद करें लंग, लीवर, थोरेसिक वर्टिब्रा। अब देखिए, लंग सबसे पास है, फिर लीवर, फिर थोरेसिक वर्टिब्रा, और साइट भी पहले ग्लॉटिस, फिर सुप्राग्लॉटिस, फिर सब ग्लॉटिस, ठीक है। अब आइए हम करते हैं TNM स्टेजिंग, ठीक है। TNM स्टेजिंग का एक ट्रिक है, किसी भी लैरिंग्स की एरिया का आ जाए यही लगेगा। पहले तो हम डिवाइड करते हैं लैरिंग्स को, जो उसके यूनिट्स हैं, सुप्राग्लॉटिस,
ग्लॉटिस और सब ग्लॉटिस। ठीक है, T1 T2 पहले इतना कर। T1 में एक ही सब यूनिट इन्वॉल्व होगा, मतलब इन तीनों में से। ठीक है, ये सब यूनिट्स हैं। T2 में 2 या 3 सब यूनिट्स होंगे। फिर आते हैं T3 पे, 5 P's। ये 5 P's क्या हैं हम देखते हैं आगे से। देखो, पैरा एपिग्लॉटिक स्पेस, प्री एपिग्लॉटिक स्पेस, पैराग्लॉटिक स्पेस, फेरिंग्स, पेरिकॉन्ड्राइटिस और लास्ट पे फेरिंग्स, पेरिकॉन्ड्राइटिस और लास्ट पे आ गया पैरालिसिस ऑफ वोकल कॉर्ड्स। तो हमने क्या क्या देखा? प्री एपिग्लॉटिक स्पेस, पैराग्लॉटिक स्पेस, फेरिंग्स, पेरिकॉन्ड्राइटिस, पैरालिसिस ऑफ वोकल कॉर्ड्स। इसमें से कुछ भी लिखा आ गया तो T3। फिर आते हैं T4 पे। T4 दो हैं, A और B। ए में तो सीधा सीधा देखो, पहले ऊपर जाओ टंग, नीचे जाओ ट्रेकिया और साइड पे जाओ नेक मसल्स। इनमें से कुछ आ जाए तो T4A, ऊपर नीचे साइडवाइज, टंग, ट्रेकिया, नेक मसल्स। फिर T4B, CCP, कैरोटिड आर्टरी, चेस्ट और प्री वर्टिब्रल स्पेस। क्या है? कैरोटिड आर्टरी, चेस्ट और प्री वर्टिब्रल स्पेस। कैरोटिड आर्टरी, चेस्ट और प्री वर्टिब्रल स्पेस। कैरोटिड आर्टरी, चेस्ट, प्री वर्टिब्रल स्पेस। ठीक है, ये है बस। कैरोटिड आर्टरी, चेस्ट, प्री वर्टिब्रल स्पेस। उसके बाद ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। अगर कार्सिनोमा, अब ये अलग कैटेगरी है कि कार्सिनोमा इन सीटू है, कि बेसमेंट मेम्ब्रेन ने इन्वेड करी, तो करेंगे CO2 लेज़र एक्सीजन कर देंगे। T1 या T2 है तो रेडियोथेरेपी या पार्शियल लैरिंजेक्टमी। रेडियोथेरेपी या पार्शियल लैरिंजेक्टमी। रेडियोथेरेपी करेंगे अगर ग्लोटिस का है, क्योंकि फिर वोकल कॉर्ड नहीं ना निकाल सकते। अगर कहीं और का है तो पार्शियल लैरिंजेक्टमी। अगर T3 या T4 है तो बस टोटल लैरिंजेक्टमी विद रेडियोथेरेपी। कॉन्करेंट कीमो रेडिएशन बोल, मतलब अगर मान लो हम उसकी सर्जरी नहीं कर सकते तो कॉन्करेंट कीमो रेडिएशन करेंगे। ठीक है, अगर सर्जरी नहीं कर सकते, कॉन्करेंट कीमो रेडिएशन। ठीक है, अब अगर मतलब यहाँ तो सर्जरी नहीं कर सकते या अर्ली केस है या पेशेंट डिनायल कर रहा है, फिर हम कॉन्करेंट कीमो रेडिएशन करते हैं। फिर आ जाते हैं सर्जरी का जो टाइप है उस पे। अब देखिए क्या है, दो चीज़ें हैं, हॉरिजॉन्टल पार्शियल लैरिंजेक्टमी और वर्टिकल पार्शियल लैरिंजेक्टमी। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो हॉरिजॉन्टल पार्शियल लैरिंजेक्टमी ऐसे काट लिया, इसमें कफ रिफ्लेक्स चला जाएगा।
ठीक है, कफ रिफ्लेक्स इसमें हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो एस्पिरेशन का ख़तरा है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, हम बंदे के पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट चेक करेंगे और ये चेक करने हैं मैंडेटरी। अगर ये नॉर्मल होंगे तभी हम कुछ आगे ये प्रोसीजर करेंगे। इसमें वोकल कॉर्ड्स भी नॉर्मल ही होने चाहिए। ठीक है, इसमें अब क्या करेंगे, सारे T1 के कैंसर्स सुप्राग्लॉटिक और T2 के सुप्राग्लॉटिक अर्ली वाले। ठीक है, तब हम ये करेंगे। कफ रिफ्लेक्स क्यों चाहिए, क्योंकि फॉरेन बॉडी बाहर फेंक देता है ना। ठीक है, अब वर्टिकल पार्शियल लैरिंजेक्टमी में क्या है, अच्छा इसमें मैं आपको एक बताती हूँ। ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ये थायराइड कार्टिलेज है। ठीक है, ये पोस्टीरियर एंटीरियर, ये नीचे एरिटिनॉइड कार्टिलेज, मतलब क्रिकॉइड ऐसे पूरा गोल घूमता है ना, इसलिए इसको तो हम नहीं रिमूव करेंगे। ठीक है, वर्टिकल पार्शियल में इसको नहीं करेंगे, पर टोटल में तो चलो सब कुछ ही रिमूव हो जाएगा, है ना। अब क्या है, अगर मैं आपको समझाऊं, एक वोकल फोल्ड को एंटीरियर कमीशर से लेके वोकल प्रोसेस तक काटेंगे और आधा ऑपोजिट वोकल फोल्ड भी काट देंगे। सेम साइड का फॉल्स वोकल कॉर्ड भी काटेंगे, ओवरऑल वेंट्रिकल भी जाएगी और पैराग्लॉटिक स्पेस और जो उसके ऊपर थायराइड कार्टिलेज है वो भी जाएगा। ये ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, बस उस साइड का वोकल फोल्ड कहाँ से एंटीरियर कमीशर से वोकल प्रोसेस तक, फॉल्स वोकल कॉर्ड एट दूसरे वाला हाफ भी निकाल देंगे, वेंट्रिकल पूरा और पैराएपिग्लॉटिक स्पेस और साथ वाला थायराइड कार्टिलेज निकाल देंगे, बस एरिटिनॉइड नहीं निकालेंगे, ये याद रखना है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि जो वर्टिकल पार्शियल लैरिंजेक्टमी है इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, जो T3 T4 की इंडिकेशंस हैं, सॉरी जो इंडिकेशंस हैं टोटल की, वो इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। जैसे T3 T4 उसमें तो हम टोटली करते हैं, या एरिटिनॉइड इन्वॉल्व है, एरिटिनॉइड क्योंकि इसमें निकालते नहीं हैं, या फिर थायराइड कार्टिलेज पूरा का पूरा पेनिट्रेट हो गया, फिर भी नहीं हम करेंगे। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो आपको नहीं पता लगता, बस बाकी तो हम निकाल देंगे। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं वोकल रिहैबिलिटेशन पे। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाती हूँ, वोकल रिहैबिलिटेशन।